गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हो भी सभी। सबसे पहले हमने एशिया महाद्वीप देखा था, एशिया के बाद यूरोप और उसी के साथ में लगता है अफ्रीका महाद्वीप। जो हमने सीक्वेंस पढ़ी थी वो क्या थी भी, जो कि अवरोही क्रम में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा था। सबसे पहले आता है एशिया, एशिया के बाद में अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इस क्रम से 7 महाद्वीप आते हैं। लेकिन हमने पढ़ना कहाँ से स्टार्ट किया था, सबसे पहले एशिया महाद्वीप देखा था। ये कुछ इस प्रकार से आधा पार्ट आता है, ये एशिया, और एशिया के बाद यूरोप, क्योंकि ये इसी के साथ में लगते हैं। और इसी के साथ में लगता हुआ है कि अफ्रीका महाद्वीप और आएगा भी, अफ्रीका महाद्वीप। ये इनके सीक्वेंस में अगर हम पढ़ेंगे ना तो क्या होगा भी, ये पहले तो एशिया आ रहा है, फिर अफ्रीका आएगा, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, तब यूरोप, और दोबारा से यूरोप के पास में आएंगे तो ये इनकी सीक्वेंस भी अलग अलग हो जाएगी। इसीलिए हमने इनको साथ में पढ़ा है। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो क्या क्या इनकी विशेषताएं सिर्फ और सिर्फ हमें इस मैप से देखने को मिल सकती है। आप लोग अपने विवेक से देखिए भी, क्या कुछ देख पा रहे हो। हाँ जी, हाँ, एक तो आपको यहीं से दिख रही है कि तीनों रेखाओं वाला महाद्वीप, ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है और ये मकर रेखा इसी से गुजर रही है। पहला नंबर तो यही भी बहुत शानदार है। और देखिए आप लोग यहाँ से भी क्या दिख रहा है आप लोगों को, और देखिए भी ये चारों गोलार्धों में स्थित है। 4 गोलार्ध कौन से आएंगे, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ये क्या काम करती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक तो आता है उत्तरी गोलार्ध और एक आएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार से ये क्या है भाई, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। फिर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये भी क्या काम कर रही है, ये भी पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। इस प्रकार से 4 गोलार्ध हो जाते हैं। कौन से, उत्तर और पूर्वी और दक्षिणी और पश्चिमी और उत्तरी। तो ये क्या है भाई, चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप है। अब बात बोलोगे कि भी ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा, बात ये भी आएगी। लेकिन यहाँ से देखने वाली बात ये बन रही है कि जिस प्रकार से हमें यहाँ पर अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप दिखाई दे रहे हैं, क्या नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो एक्चुअल में है क्या, भारत का ही पार्ट है। तो उसी प्रकार से छोटे छोटे द्वीप आते हैं और ये अफ्रीका महाद्वीप में ही आएंगे, लेकिन वो इस मैप में दिखाई नहीं दे रहे। अगर और ज्यादा जूम करके देखेंगे ना इनको गूगल मैप की सहायता से, तो वो हमें दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से ये क्या है, चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप है। फिर हमने इतिहास में और भी बहुत सारी चीजें देखी होगी कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं कि मानव की जन्म स्थली कहाँ से मानी जाती है, अफ्रीका महाद्वीप से ही मानी जाती है। नेक्स्ट में आता है, इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप, इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है भी, इसके पीछे क्या कारण आता है भी, अंध महाद्वीप, और एग्जाम में पूछा गया है। अंध महाद्वीप के पीछे कहे जाने का कारण क्या है, एक तो यहाँ पर सारा मरुस्थल है, बहुत ज्यादा गर्मी वैसे भी है, और ये क्या है 0 डिग्री पर आ रहा है। यहाँ पर मतलब क्या है कि कोई ना कोई विदेशियों द्वारा कोई गहराई के साथ में रिसर्च नहीं की गई कि इसमें क्या तो हमें कोई खनिज मिल सकते हैं या कोई और उपयोगी चीजें मिल सकती हैं, यानी कि ये इनको इग्नोर ही किया गया है। इसलिए क्या कहा गया, इसे अंध महाद्वीप कहा गया है। और अंध महाद्वीप कहा गया है यानी कि किसी चीज को देखा ही नहीं गया। तो फिर क्या है, थोड़ी बहुत हम इसे उम्मीद भी कर सकते हैं कि जो चीज हमें चाहिए वो क्या इसमें मिल सकती है। इसलिए इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। ये 4-5 फैक्ट आते हैं और सभी के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, पहले तो इन्हीं के बारे में लिखिए। और इनकी आकृति से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है भी, इनकी आकृति कैसे दिखाई देती है। एक समुद्री जीव के समान आपको आकृति दिखाई देगी। ये कुछ कौन सा जीव है भी ये तो पता नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक समुद्री जीव के समान इसकी आकृति है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। अफ्रीका महाद्वीप, पहले तो इनके बारे में विशेषताएं लिखिए और आगे मैप को चलेंगे खोलते हुए डिटेल में। अफ्रीका महाद्वीप, पहली बात तो क्या आएगी, तीनों रेखाओं वाला महाद्वीप।
कौन सी 3 रेखाएं आ रही हैं? कर्क, भूमध्य और मकर रेखा। फिर आती है सेकंड पे, चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप। चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप। थर्ड नंबर पे बहुत फेमस, मानव की जन्म स्थली। लेकिन मानव का घर किसे कहा गया? एशिया महाद्वीप को कहा गया, क्योंकि एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे, इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप, क्योंकि इसके बारे में कोई ना कोई खोज नहीं है, छानबीन नहीं हुई है। तो छानबीन नहीं होने के कारण क्या है भी, हम जो चीजें चाहे वो यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं, मिल सकती है। तो मिलने के कारण इसे और क्या कहा गया? भविष्य का महाद्वीप। भविष्य का महाद्वीप। छठे नंबर पे, समुद्री जीव के समान आकृति। समुद्री जीव के समान आकृति। ये 6 विशेषताएं हैं इनकी। कर ली सभी ने नोट? अब थोड़ा और आगे चलेंगे तो यहां से देखेंगे कि ये आता है भी अफ्रीका महाद्वीप और उनके देश। कौन से देश आते हैं? सबसे पहले जब यहां से देख पाएंगे, ये कौन सा है भी? इजिप्ट। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो ये कौन सा आएगा? मिस्र। और मिस्र की क्या विशेष बात है, ये जितने भी आपको देश दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसमें एकमात्र देश यही है कि विकसित है। बाकी सारे के सारे भारत की तरह क्या है? विकासशील हैं, प्रगति पे भी लगे हुए भी हम कहीं ना कहीं विकसित हो जाएं, ये इस उम्मीद के साथ में। फिर इसी के साथ में लीबिया, अल्जीरिया, ये देश हैं, पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा भाई। ये एक चाड देश है भाई। सूडान है, इथोपिया भी एक देश है यहाँ पे। ये केनिया है, ये मेडागास्कर द्वीप है भी। मेडागास्कर द्वीप की क्या खास बात रहती है कि ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और कौन से देश मिलेंगे यहाँ पे? ये साउथ अफ्रीका है। ये साउथ अफ्रीका की टीम भी खेलने के लिए आती है यहाँ पे, यहाँ से। यहाँ नामीबिया है, ये नामीबिया देश। नामीबिया से क्या है भी, क्या विशेष बात हुई है अभी पिछले 2-4 सालों में? कोई चीते वगैरह लाए गए थे मोदी के द्वारा, तो वो कहाँ से लाए थे भी? वो यहाँ से लाए गए थे। और वहां पर कौन सी जगह पे छोड़े गए थे भारत में? वो कौन से जंगलों में थे वो? हाँ, कौन से जंगलों में छोड़े गए थे? ये देश है अभी, मुख्य रूप से आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। और इजिप्ट की और क्या खास बात रहेगी कि ये क्या है? अफ्रीका का एकमात्र विकसित देश है। और विकसित देश के साथ में इसका थोड़ा सा पार्ट क्या है भाई? एशिया में भी आता है भाई। यानी कि इजिप्ट देश एकमात्र विकसित देश है जो कि एशिया को अफ्रीका से अलग करता है या एशिया को अफ्रीका से जोड़ता है। दोनों बातों में से किसी भी प्रकार की हम बात कर सकते हैं। ये इथोपिया, ये है मिस्र वाला। ये चीज हमें मैप में कहां पर दिखाई देगी? ये चीज हमें मैप पर कहां पर दिखाई देगी? मिस्र वाली जब वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो कहां पर आती है? ये यहां पर आएगी भाई। ये मिस्र है ना, कुछ इस प्रकार से। और इसकी थोड़ी सी जगह कहां पर आएगी? एशिया में आ जाती है। और यहाँ से एक नहर निकाली जाती है, स्वेज नहर। और ये स्वेज नहर किस चीज को अलग करती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को अलग करेगी। और इसके ऊपर वही थोड़ी सी जगह रह जाती है मिस्र देश की। और वो जगह कहां पर आती है? एशिया में आती है। थोड़ा सा और आपको दिखा दें, हाँ ये वाली भाई, ये स्वेज नहर है। और ये जो थोड़ा सा और कट लगा हुआ है ना, यहाँ पर कुछ एरिया भूमध्य सागर और ये लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या कर रही है अभी? स्वेज नहर जोड़ रही है। और ये एरिया
एशिया में आता है और बाकी बचा हुआ कहाँ पर चला गया, अफ्रीका में चला गया। ये इजिप्ट देश है अभी, इतना बड़ा है ये। इतना कुछ इजराइल कहाँ पे आ जाता है अभी, इजराइल तो अपने एशिया में आ जाता है, लेकिन यहाँ इनके बीच में जो एरिया है ना, ये इजिप्ट देश का है, अफ्रीका महाद्वीप, ये इजिप्ट देश का और एशिया महाद्वीप में आता है। हाँ जी, क्या रहेगा, मिस्र। अफ्रीका का एकमात्र विकसित देश जो एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। फिर यहां से दो देश और भी आते हैं भी, उनके बारे में भी देखना। एक आता है अल्जीरिया और सेकंड पे आएगा नाइजीरिया। दोनों से प्रश्न पूछे गए हैं, अल्जीरिया और नाइजीरिया। अल्जीरिया क्या है भाई, अल्जीरिया और नाइजीरिया। अल्जीरिया क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी एशिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल के अनुसार अफ्रीका का सबसे बड़ा देश। और नाइजीरिया क्या रहेगा, जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार अफ्रीका का सबसे बड़ा देश। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश। अरे एक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है और एक ये जनसंख्या के अनुसार है। अब इनको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं भाई, कैसे कर सकते हैं कि कौन सा जनसंख्या के अकॉर्डिंग होएगा और कौन सा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग होएगा, कैसे कर सकते हो आप लोग भी। यहां पर एक वर्ड आ रहा है नाई। हाँ जी, नाई। नाई क्या है भाई, एक जाति है जिसमें मनुष्य पाए जाते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। तो नाई से संबंधित क्या है भाई, जनसंख्या, यानी कि कोई ना कोई मनुष्य पाया जाएगा। नाइजीरिया और बचा हुआ अल्जीरिया क्या है, ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अपने आप ऑटोमेटिक बच ही गया भाई। फिर आता है मेडागास्कर द्वीप, ये क्या रहेगा, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप। मेडागास्कर अफ्रीका का भी सबसे बड़ा, और उसके बाद हिंद महासागर का भी सबसे बड़ा द्वीप। मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप। बिल्कुल आसान आसान सी बात है भाई। एक या दो नंबर ऐसे आएंगे जो केवल आपको ही आएंगे और हजारों स्टूडेंट से आगे लेके जाएंगे भाई। आगे चले, अब ये इनको देख लेते हैं कहां पर मिलेंगे भाई। ये है अल्जीरिया, थोड़ा सा ये अच्छा मैप है ना कलरफुल की बजाय। ये है अल्जीरिया। अल्जीरिया की क्या विशेष बात थी, इनकी क्या विशेष बात थी, ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। और नाइजीरिया कहां पे है, नाइजीरिया ये है नाइजीरिया, ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग। दोनों लोकेशन आपको अच्छे से दिखाई दे रही है। ये नाइजर देश है, यहाँ पर नाइजर नदी आएगी भाई, ये नाइजर देश में ही बहेगी। एक चाड झील आएगी जो कि चाड देश में है, उनके नाम से ही रखी गई है चाड झील।
सूडान है, ये भी एक देश है। लीबिया आपको पता ही है। और कौन सा रहेगा, ये मोरक्को, मोरक्को देश से कोई विदेशी यात्री आया था क्या? मोरक्को देश से कोई विदेशी यात्री आया था क्या? हाँ जी, भारत की नहीं, यहाँ इस वाले ने भारत की खोज नहीं की। कौन आया था यहाँ पे? मोरक्को देश का निवासी था एक, इब्न बतूता था क्या? इब्न बतूता, हाँ। किसके शासनकाल में आया? इल्तुतमिश के कार्यकाल में आया था। आगे चलिए, अब इसी में क्या देखेंगे भाई, कुछ प्रमुख पर्वत वगैरह। ये सवेज नहर, ये भी अपने आप को भाई क्या करना है, इसको लिखना पड़ेगा। सवेज नहर क्या करती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को ये क्या करती है भाई, अलग करती है। दोनों बात लिखिए भाई। सवेज नहर, सवेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और क्या करेगी ये, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। ये तो सभी को भाई दिख रहा है, आसान सी बात है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात भी नहीं है। अगर सवेज नहर यहाँ से क्या है भाई, बनाई गई है, पहले ये जगह नहीं थी, बनाने का काम कैसे किया गया भाई, इस जगह को खोद दिया गया और क्या है भाई, नहर बन चुकी है। इस नहर के बनने से फायदा क्या हुआ है भाई, फायदा क्या हुआ है, इस नहर के बनने से फायदा क्या हुआ है? सवेज नहर 1869 में बनाई गई थी भाई, उस समय। इस नहर का बनने के पीछे फायदा ये हुआ है कि जो हम भाई या अंग्रेज लोग जब इंग्लैंड से आते थे तो इसको क्या था भाई, अफ्रीका सारे के सारे महाद्वीप को पार करके आना पड़ता था। लेकिन उसके बाद में क्या कर दिया इन्होंने, शॉर्टकट आना शुरू कर दिया। यहाँ से ये देख सकते हो आप लोग भाई, पहले तो इंग्लैंड यही है, यहाँ से चले और यहाँ से होते हुए भी इधर से होते हुए आप इंडिया आइए, कोलकाता आइए, कहीं आइए। अब क्या है भाई, सीधा का सीधा शॉर्टकट रूप से क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे और ये सवेज नहर यही है, इसी को थोड़ी सी जगह को पार किया और आगे तो क्या है, ये लाल सागर आ ही जाएगा, लाल सागर के बाद में आगे चले जाएंगे और ये आसानी से यहाँ पर इंडिया तक पहुंच जाएंगे। कहते हैं कि इसके पीछे 3600 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी भी इस जगह को घूम के आने के पीछे, लेकिन अपने को लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, सवेज नहर। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो इसी में क्या आएंगे भाई, पठार आएंगे, पठार। और ये क्या रहेगा, इथोपिया का पठार। अफ्रीका महाद्वीप में है, 2-4 देशों में, सूडान में है, कोई देश नहीं पूछेगा, सोमालिया में आता है। लेकिन यहाँ से प्रश्न एक ये भी पूछा जाता है कि इथोपिया का पठार है कहाँ पे। एक तो ये रहेगा कि अफ्रीका महाद्वीप में है, दूसरी इसकी विशेष बात क्या रहेगी कि इस पर मसाई जनजाति निवास करती है। प्रश्न ये पूछा जाता है भी इथोपिया का पठार, इथोपिया का पठार है कहाँ पर, ये अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन बात क्या पूछी जाएगी कि इस महाद्वीप पर मसाई जनजाति निवास करती है, मसाई जनजाति निवास करती है। ये बात भाई, इथोपिया का पठार कौन से देशों में है, ये आसपास में ही है। ये लाल सागर दिखाई दे रहा है आपको, ये एडन की खाड़ी है, ये सोमालिया देश है, केनिया है, सूडान है, इनमें शामिल आता है। लेकिन देशों की में लोकेशन नहीं याद रखनी। इथोपिया का पठार अफ्रीका महाद्वीप में है और यहाँ पर मसाई जनजाति निवास करती है। और आगे चलेंगे तो पठार और भी आएंगे भी इसमें। पहले तो हम पठार के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट में हमें पठार दिखाई देगा। एक तो आता है जोश का पठार भाई,
जोस का पठार, ये आता है प्लेट्यू जोस का पठार। एक दो पठार और दिखाई देंगे भी हमें, और कौन से होंगे, एक कटगा का पठार, कटगा प्लेट्यू, ये इन देशों में है। बस थोड़ा सा भी आप लोकेशन देख लोगे ना तो इतने में काम चल जाएगा भाई। कौन सा है, जोस का पठार, कटगा का पठार और इथोपिया, ये इथोपिया का पठार यहाँ पर था भाई। 3 पठार हैं और तीनों के तीनों से, पठार और पर्वत में तो फर्क तो पता होगा भाई या नहीं पता है? जोस का पठार, यहां पर देश कौन सा आता है, नाइजीरिया। और नाइजीरिया में क्या विशेष बात पाई जाती है कि ये विश्व का सबसे बड़ा टीन का भंडार है अभी यहां पर भाई, जोस का पठार। जोस का पठार, देश कहां पर है, ये जगह कौन से देश में है, नाइजीरिया में। और यहां पर क्या रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा टीन का भंडार। और भारत में कहां पर है अभी एकमात्र टीन का भंडार, विश्व में सबसे बड़ा टीन का भंडार भारत में कहां था भाई, बस्तर का पठार। वहां से क्या है, एकमात्र भी टीन के स्रोत हैं। नेक्स्ट में कौन सा आता है भाई, कटगा या साबा का पठार। यहां से क्या विशेष बात मिलेगी कटगा या साबा के पठार से, कटगा या साबा का पठार, ये अफ्रीका का खनिज का भंडार है भाई। कटगा या साबा का पठार, साबा का पठार, ये अफ्रीका का खनिज का भंडार, अफ्रीका का खनिज का भंडार। यूरोप का कौन सा था, यूरोप का खनिज का भंडार कौन सा था, हाँ राइन क्षेत्र ही होगा। राइन क्षेत्र में क्या है भाई, रूर व राइन क्षेत्र, वहां पर तो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में खनिज मिलते हैं। फ्रांस का भी था कोई ना कोई, फ्रांस वाला कौन सा था, ब्रिटेनी का पठार क्या था भाई, फ्रांस का खनिज का भंडार था, कटका या साबा का पठार। अब इसी में क्या है भाई, कुछ समय पर्वत दिखाई देंगे। अफ्रीका में क्या है, पर्वतों के नाम सुने हुए आपने, एटलस पर्वत फेमस है, बहुत बार सुना होगा एटलस पर्वत। कहां पर आता है ये, एटलस पर्वत। अगर ये इसकी लोकेशन की बात करेंगे ना, सिंपल पर्सन तो इतना ही पूछा जाएगा भाई कौन से महाद्वीप में आता है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में आएगा। और इसकी लोकेशन कहां पर आती है, अगर लोकेशन की देखेंगे तो ये क्या है, एटलस माउंटेन्स। और लोकेशन कौन सी दिशा में आएगी, यहाँ पर दिशा कौन सी आती है, उत्तर, और इधर कौन सी आएगी, पश्चिम। यानी कि ये उत्तर पश्चिम में एक नवीन मोड़दार पर्वत है। नवीन मोड़दार पर्वत का मतलब क्या होता है, एक तो नया है और मोड़दार यानी कि थोड़ा बहुत कोई घुमावदार मिलेगा, एक सीक्वेंस में सीधा नहीं है, एटलस पर्वत। और उसके बाद आपने नाम सुना होगा किलीमंजारो। किलीमंजारो की सबसे ये ऊंची चोटी कौन सी आती है अभी, यही है किलीमंजारो की सबसे ऊंची चोटी है, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। जो अनीता कुंडू है अभी हाल फिलहाल में क्या है भाई, किलीमंजारो की चोटी पर जाके आई है, हरियाणा जी के में पढ़ा होगा आपने या नहीं पढ़ा होगा। 4-5 चोटियों को फतेह करती ही रहती है अभी, पता नहीं घर वाले उनको रोकते या नहीं रहते, भी जा ही रहती है। और हरियाणा जी के में 2-4 कोई ना कोई नया पर्सन क्रिएट कर ही देती है, अच्छी बात भी है। लेकिन अपने लिए भाई जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो भैया नुकसानदायक है। कौन कौन किस किसी पीछे रही भी, वो कहाँ पर गई है, क्या गई है, उसका पता करना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। अपनी टेंशन और ही बहुत रहती है। क्या रहेगा, एटलस पर्वत भाई, एटलस पर्वत, उत्तर पश्चिम दिशा में नवीन मोड़दार पर्वत।
उत्तर पश्चिम दिशा में नवीन मोड़दार पर्वत। नेक्स्ट पे आएगा किलीमंजारो। किलीमंजारो की लोकेशन कहां पे है अभी? ये आपको दिख रहा होगा भाई, किलीमंजारो। ये है किलीमंजारो यहाँ पर भाई। और किलीमंजारो ये क्या, अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है, केनिया और तंजानिया में स्थित है। किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। हाइट कितनी है? हाइट, ये हाइट भी लिखना भी आपको 5895 मीटर। कौन सी दो देशों में आती है अभी? केनिया और तंजानिया। देश लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर एक पर्वत और आएगा भाई, डेक्कनसबर्ग पर्वत। ये कहां पर आता है, कौन से देश में आएगा? ये दक्षिण अफ्रीका में आता है, डेक्कनसबर्ग। डेक्कनसबर्ग पर्वत एग्जाम में पूछा गया भाई। पर्वत कहां पर रहेगा? ये दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? जहां से वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा कब आया था? जाडम आया। सारों से विशेष बात तो ये रहती है कि जाडम आया। बोले के बात नहीं, फिर अभी उसने बोले स्वेटर पहन रखी या कोट पहन रखिया। डेक्कनसबर्ग ये कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में। पर्वत हो चुके हैं, पठार हो चुके हैं, छोटा देश, बड़ा देश, जनसंख्या के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बड़ा क्या है? एक द्वीप आ चुका है, स्वेज नहर आ चुकी है, मिस्र देश के बारे में पता लग चुका है कि वो क्या है, एकमात्र विकसित देश है। अब इसी में क्या रहेगा? कुछ प्रमुख नदियां रहेंगी और झीलें रहेंगी। जब झीलों का जिक्र करेंगे तो एक फेमस झील आती है अभी। कौन सी झील आती है? विक्टोरिया झील। नाम सुना है आपने? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील। और ये कौन से 4-5 देशों में आएगी भाई विक्टोरिया झील। और इस विक्टोरिया झील की सबसे पहली विशेष बात क्या रहती है कि ये भूमध्य रेखा पर स्थित एकमात्र झील है। तो हेडिंग डालना भाई, झील। झील, प्रमुख झील। पहले नंबर पे रहेगा विक्टोरिया झील। यहां से जब आप देख रहे हो तो कौन से देशों में स्थित है ये? एक तो युगांडा है, युगांडा में स्थित है। फिर तंजानिया में स्थित है, केनिया में स्थित है, और एक जगह और रहेगी भाई ये युगांडा। हाँ, युगांडा में, ठीक है। और ये क्या है भाई? इक्वेटर जा रही है, भूमध्य रेखा पर स्थित एकमात्र झील। युगांडा, केनिया, तंजानिया, इनमें क्या है स्थित? और कौन सा देश आ रहा है भाई? युगांडा आ रहा है। ये तो ये वाला ही आ जाता है नीचे, तंजानिया। ये जो रेड लाइन है ना, ये क्या कर रही है अभी? देश की बाउंड्री बना रही है। हाँ जी, ये 3 देशों में स्थित है, भूमध्य रेखा पर स्थित एकमात्र झील है। और विशेष बात यह क्या रहती है कि ये युगांडा की राजधानी आती है कंपाला। ये स्टार दिख रहा है ना, ये कंपाला। और ये कंपाला क्या है भी? विक्टोरिया झील के किनारे पर स्थित है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है भाई, भूमध्य रेखा पर स्थित, भूमध्य रेखा पर स्थित एकमात्र झील, स्थित एकमात्र झील। विस्तार की बात करेंगे, कहां कहां पर है अभी विस्तार? युगांडा, केनिया, तंजानिया, और युगांडा की राजधानी है कंपाला। सीधा सिंपल भी पूछा जाता है अभी, राजधानी
कंपाला इस झील के किनारे पर स्थित है, या विक्टोरिया झील के किनारे पर स्थित है। विक्टोरिया झील के किनारे पर स्थित है। पता लगा भी विक्टोरिया झील कहाँ कहाँ पर है? 3 देशों में है, युगांडा, केनिया और तंजानिया। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर पर स्थित एकमात्र झील है, और युगांडा की राजधानी कंपाला विक्टोरिया झील के किनारे पर स्थित है। आगे चले, आगे एक झील और आती है, चाड झील। भाई चाड झील वो कहां पर दिखेगी आपको? वही है जो चाड देश था ना, यहाँ अच्छे से दिख नहीं पा रही अभी, ये थोड़ा सा इधर ही मिलेगी, लेकिन बात क्या रहेगी, चाड झील और चाड देश में स्थित है भाई, और उसके बारे में कोई ज्यादा एक्स्ट्रा जानकारी है ही नहीं है। सेकंड पे रहेगी चाड झील। बस सिंपल ही है भाई, इतना रख लेना। 4-5 देशों में है, अफ्रीका महाद्वीप में पूछी गई है। कौन से महाद्वीप में आते हैं? ऑप्शन ये मिलेंगे, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, कौन से भी मिल सकते हैं चाड झील। अब कुछ झीलें और भी बसती हैं अभी, वो सभी की सभी क्या है भाई? बरस झीलें होती हैं। बरस झीलें क्या होती हैं भाई? बरस झीलें, बरस नहीं, बरस घाटी थी। बरस घाटी क्या थी? बरस घाटी से नर्मदा और ताप्ती बह रही थी, दामोदर नदी बह रही थी, तो ये क्या थी भाई? बरस झीलें। जो क्या है भाई, समतल भूमि से नीचे कहीं ना कहीं कोई जगह धंस जाए और वहां पर क्या होगा, पानी जमा हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? बरस। और ये क्या है? बरस झीलें। जो बची हुई क्या रहेंगी भाई, और एग्जाम में पूछ ली जाती है, बरस झीलें सभी की सभी। कौन सी झीलें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है झीलें, लेकिन एग्जाम में क्या पूछी गई है? सीधा सिंपल पूछी गई है। एक तो यार ये टांगिया लेक झील, एडवर्ड झील, ये भी आपको दिखाई दे रही होगी भी, ये एडवर्ड झील है, ये एल्बर्ट झील है, ये अलग अलग है। कौन सी आएगी? टांगिया लेक। टांगिया लेक या झील। फिर आती है एडवर्ड झील, एडवर्ड झील। फिर एल्बर्ट झील, एल्बर्ट झील। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख लेना भी, ये है कहां पर भाई? अफ्रीका महाद्वीप में। बस इतने में काम चल जाएगा इनका। एक दो झील यहाँ पे, ये रही मलावी झील। भाई मलावी झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है एग्जाम में। मलावी झील, एक तुर्कियाना झील। भाई तुर्कियाना झील याद करोगे ना, तो एक तो विक्टोरिया, चाड झील, मलावी और तुर्काना, ये कर लेना भाई। इनसे कोई ज्यादा खास उम्मीदें मत रखना हम लोग। कितनी झीलें हो चुकी हैं? 5। विक्टोरिया, चाड, उसके बाद में टांगिया झील, एडवर्ड झील, एल्बर्ट झील, मलावी झील और तुर्कियाना। याद कितनी करनी है? 3 ही करनी है। अब इसी में क्या मिलता है भी हमें? कुछ मरुस्थल वगैरह भी तो रहेंगे झील के साथ साथ में भाई। मरुस्थल में जब हम बात करते हैं तो कौन से मरुस्थल देखने को मिलेंगे भी अफ्रीका में? हाँ, कौन सा मिलता है? सहारा मरुस्थल। और ये सहारा मरुस्थल है कहां पर भाई? इसी में देखेंगे जो मैप में था। झील हो चुकी है, सहारा मरुस्थल, ये दिखाई दे रहा है आपको, सहारा डेजर्ट। ये क्या रहेगा? सहारा मरुस्थल, अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल। फिर आता है एक नाबिम का मरुस्थल, ये नाबिम देश में स्थित है। और फिर आएगा कालाहारी मरुस्थल, ये यहीं दिखेंगे भी आपको कहीं ना कहीं।
कालाहारी मरुस्थल। इसको रफ कर दे क्या भाई साइड वाले को, सहारा मरुस्थल। इसकी क्या विशेष बात रहेगी, मरुस्थल सबसे पहले रहेगा सहारा मरुस्थल, अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल। अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भाई, लेकिन इतना ज्यादा पूछा जाने के बाद में भाई अब इतनी इसकी वैल्यू गिर चुकी है कि पूछा ही नहीं जाता ये है कहां पर भाई, क्योंकि सभी को पता लग चुका है। फिर आता है नाबिम का मरुस्थल, नाबिम का मरुस्थल, और ये कहां पर रहेगा, नाबिम देश में, नाबिम देश। फिर यहीं पर एक मरुस्थल और आता है कालाहारी मरुस्थल। ये भी कहां पर है भाई, कालाहारी मरुस्थल। यह प्रश्न भी नहीं पूछा जाता भी कौन से महाद्वीप में आएगा, यहां से प्रश्न ये पूछा जाता है भी इस पर कौन सी जनजाति निवास करती है, कौन सी जनजाति इस पर निवास करती है, जिसका नाम है बुशमैन जनजाति इस पर निवास करती है। बुशमैन जनजाति निवास करती है। इथोपिया के पठार पर कौन सी थी भाई, इथोपिया के पठार पर, इथोपिया के पठार पर कौन सी जनजाति थी, मसाई जनजाति, और ये कालाहारी पर बुशमैन जनजाति निवास करती है। दोनों प्रश्न है जनजातियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है भी कौन से महाद्वीप में ये जनजाति पाई जाती है, अलग से भी। अब रहती हैं भी कुछ प्रमुख नदियां। प्रमुख है नदियां, कौन सी नदी आती है भी यहाँ पे प्रमुख नदियों में, क्या हो गया, नोट नहीं किया, जल्दी क्या करो भाई। कौन सी, हाँ, नील नदी, और ये विक्टोरिया झील। उसके बाद हाँ भाई कौन सी नदी आएगी, नील नदी। और नील नदी की क्या विशेष बात रहेगी भाई, ये नील नदी है और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये कंपाला, एक तो वही विक्टोरिया झील से एक जलधारा आती है जिसका नाम है श्वेत नील, और एक अलग से आती है नीली नील। जब ये दोनों मिलती है ना खार्तूम के पास में, तब इसका संयुक्त रूप से नाम हो जाता है भी क्या, नील नदी। ये इनके बारे में प्रश्न है। और ये क्या करेगी भी, कौन सी दिशा में बह रही है, उत्तर दिशा की ओर बह रही है, और ये कौन से सागर में गिर रही है, ये भूमध्य सागर में गिरती है, ये बात रहेगी। और उसके बाद में ये क्या करती है कि विश्व का सबसे बड़ा सुंदर डेल्टा का निर्माण करती है, चापाकार डेल्टा, सुंदर डेल्टा। बड़ा डेल्टा कहां पर बनता है, सुंदरबन का डेल्टा। सबसे बड़ी एस्टुरी ज्वारमुख नद कहां पे बनती है, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी ज्वारनद मुख एस्टुरी कहां पर बनती है, ओब नदी के द्वारा, जो कि साइबेरिया में बहती है। और कौन सा ऊपर महासागर कौन सा आएगा, आर्कटिक महासागर में गिरती है। तो ओब नदी क्या करती है, विश्व की सबसे बड़ी एस्टुरी का निर्माण करती है। और सबसे सुंदर डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, नील नदी करती है। तीनों अलग अलग प्रश्न है, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। और इस पर एक प्रसिद्ध बांध भी आता है, अस्वन बांध, और ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसी के साथ में ये मिस्र देश से बह रही है, तो मिस्र देश में बहने के कारण इसे क्या कहा गया है अभी, मिस्र का वरदान कहा गया है अभी, मिस्र का वरदान भी कहा जाता है किसको, नील नदी को। इसके बारे में ज्यादा लॉन्ग में लिखने के बजाय शॉर्ट में लिखना, बातें आसानी से समझ में आ जाएगी भाई। क्या रहेगा टॉपिक अपना, नदियां। पहले नंबर पे आएगी नील नदी। ज्यादा वो मत करना भाई, एक तो यहां से रहेगी छोटी सी झील बना लेना। ये कौन सी झील है, विक्टोरिया झील।
विक्टोरिया लेक, आप पूरा लिख लेना भाई। और यहाँ से एक जलधारा चली है, चली जाएगी भी, और यहाँ पर सागर कौन सा आ जाता है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और यहीं से एक जो जलधारा और आ रही है दूसरी, ये भी अपने हिसाब से मिला लेना, और उनके नाम हम देख देंगे। यहां से ये कौन सी नील आ रही है अभी, श्वेत नील। क्या चीज, ये रही, यहां से विक्टोरिया झील से कंपाला से निकल रही है ये एक जलधारा जो कि श्वेत नील है। और ये सेकंड वाली कौन सी आएगी, नीली नील, नीली नील। जब ये दोनों मिलेगी यहां पर भाई, जगह कौन सी आ जाती है, खार्तूम, खार्तूम। तब इसका नाम क्या होगा, नील नदी। और इसी नील नदी पर क्या है भी, एक अस्वन बांध स्थित है, अस्वन बांध। अब भाई इनको ये अलग अलग से बढ़ाएं या क्या, इसी में काम चल जाएगा भैया, मैप के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। और यहाँ पर क्या रहेगा भैया, विश्व का सबसे सुंदर डेल्टा चापाकार डेल्टा। ये क्या है कि डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा चापाकार डेल्टा। बनाती है भूमध्य सागर, और बड़ा कर दो भी, इसको क्या दिक्कत है, अपने हाथ में ही है। आ रही है बात समझ में कि नील नदी एक जलधारा आती है श्वेत नील, और सेकंड आती है नीली नील। ये श्वेत नील कहां से निकलती है, विक्टोरिया लेक से। नीली नील के बारे में कोई ज्यादा खास जानकारी रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत सारा चीज मैटर पहले ही बहुत पढ़ने को, अभी याद रखना इतना थोड़ा सा मुश्किल है, तो भी चीजों को स्किप भी करते चले। और इसमें क्या है, खार्तूम के पास में आप याद रख सकते हो तो भी ठीक है, ना रखो तो भी ठीक है। एक बार इतना ही एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, कौन सी दो जलधाराओं से नील नदी का उद्गम होता है, एक तो नीली नील और एक आती है श्वेत नील। और एक नदी अपने भारत में भी आता है जिससे दो जलधाराओं से होता है, उसका नाम कौन सी थी, वो कोयल और शंख उसकी जलधाराएं थी, कोयल और शंख उसकी जलधाराएं थी। कौन सी नदी थी वो, जैसे दो जलधाराओं से हो रहा था उसका निर्माण, जैसे चंद्र और बाघा से तो चेनाब नदी का हो रहा है, कोयल और शंख से दो एक नदी ऐसी भी थी, जब दोनों संयुक्त जलधाराएं मिल जाती हैं तो उसका एक नदी और बन जाती है। ना जी, ब्राह्मणी नदी थी वो। ये चीजें इस पे रहेगी। और नील को क्या कहा जाता है भी, मिस्र नदी का, मिस्र देश का वरदान कहा जाता है भी। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। ये नील समय नदी से संबंधित भाई जानकारी। नेक्स्ट में भाई नदी आएगी कांगो नदी। कांगो नदी ये भी कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है। नील नदी कहां से कहां तक जा रही है, अगर इसमें देखोगे तो आप भाई, नील नदी का उद्गम एक तो यही है, विक्टोरिया लेक से हो रहा है, और एक जलधारा और आ रही है इधर से होती हुई, कहां पर चली गई, भूमध्य सागर में चली गई है। अब यही से क्या है, ये जामिया देश है यहाँ से, और एक ये छोटी मोटी कोई और झील है, यहाँ से क्या है भी, दो जलधाराओं से ये भी चल रही है और ये आगे चलती जाएगी। और ये कौन सी नदी है, कांगो नदी। कांगो नदी के बारे में क्या क्या विशेष बातें रहेंगी, सबसे पहली विशेष बात तो ये रहती है कि ये अपवाह की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी, यानी कि जल इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, अफ्रीका में जितनी भी नदियां बहती हैं। फिर उसके बाद इसे अफ्रीका का नेशनल हाईवे भी कहा जाता है, भी इसमें क्या है, बोट वगैरह कुछ ना कुछ ज्यादा चलती होंगी। ऊपर यूरोप में आई थी भी सबसे बेस्ट नदी आई थी एक परिवहन के कारण, वो कौन सी थी, राइन थी। तो इसमें कौन सी आ जाती है, ये कांगो। ये क्या है भी, इसे अफ्रीका का नेशनल हाईवे भी कहा जाता है। एक विशेष बात और भी रहती है कि ये यहीं से एक
वो भूमध्य रेखा भी गुजरती है। तो ये भूमध्य रेखा को क्या कर रही है, 2 बार काटने का काम करती है कांगो नदी। बस भाई इनके बारे में यही जानकारी रहेगी। एक तो अफवाह की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी, अफ्रीका का इसे नेशनल हाईवे कहा जाता है, और ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी। अफवाह की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी, और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी आती है अभी, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी। फिर इसे क्या कहा जाता है अभी, अफ्रीका का नेशनल हाईवे भी कहा जाता है इसे। अफ्रीका का नेशनल हाईवे कहा जाता है। नेशनल हाईवे कहा जाता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहेगी भाई, कौन सी बात रहेगी, कि ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये इनसे संबंधित जानकारी है। और इनकी एक सहायक नदी भी आती है अभी, जिसका नाम है कसाई, और उसकी रेत में हीरे पाए जाते हैं। सहायक नदी क्या रहेगी, कसाई, और जिसकी रेत में हीरे पाए जाते हैं। सहायक नदी। कसाई, जिसकी रेत में हीरे पाए जाते हैं। कांगो नदी। चलें भी आगे। क्या चीज, हीरे भी मिलते हैं तो वो गरीबों को थोड़ी ना मिलते हैं, वो अमीरों को ही मिलते हैं, वो भी है। तो जितने भी होंगे, ये तो हमें पहले पता लग चुका था, अभी विकसित तो देश ही एक ही है, बाकी तो सारे क्या है, विकासशील हैं। फिर भी कहीं ना कहीं कोई कितना ही गरीब हो, उसके घर में 1-2 चीजें ऐसी काम की भी मिल जाती हैं। आगे चलें। ये और नदियां आ जाती हैं। ये कौन सी नदी देखी थी हमने, कांगो, और ये कांगो नदी है। और यहां से क्या है भाई, भूमध्य रेखा जा रही है, इक्वेटर, ये इसको क्या कर रही है, 2 बार काट रही है। और आगे चलेंगे तो यहीं पर विक्टोरिया झील थी। अब 1-2 नदी और आएगी, एक आती है नाइजर नदी, और वो नाइजर देश में बहती है और आगे चली जाएगी। नाइजर देश कहां पे था, नाइजर देश देखा है, नाइजर, ये यहां पर मिलेगा, ये है नाइजर देश। और यहीं से क्या है, थोड़ी बहुत आगे चलते ही कहीं ना कहीं चली जाएगी नाइजर नदी। और इसकी विशेष बात क्या रहती है, जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसे तेल नदी कहा जाता है भाई, इसे तेल नदी कहा जाता है। नाइजर नदी नाइजर देश में बहती है। तीसरे नंबर की नदी है नाइजर नदी। नाइजर देश में बहती है।
इसे तेल नदी कहा जाता है भाई, तेल नदी। और किस कारण से कहा जाता है भाई? एक पाम का पेड़ आता है और वहां से तेल निकलता है भाई, पाम पेड़ के कारण, पाम पेड़ के कारण इसे तेल नदी कहा जाता है। और ये एग्जाम में पूछा गया अभी, किसे तेल नदी कहा जाता है? नाइजर नदी को कहा जाता है। उसके पीछे कारण क्या है पूछे तो भाई पाम पेड़ मिलते हैं, जिस वजह से उसे तेल नदी कहा जाता है। ये बात पूछी नहीं गई, लेकिन तेल नदी किसे कहा जाता है ये बात पूछी गई, भाई नाइजर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट में आगे चलेंगे, एक नदी और आएगी भाई, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, उसकी क्या विशेष बात रहेगी? ये आ जाती है अभी लिम्पोपो नदी। हाँ जी, ये अगर हम लोकेशन इसकी थोड़ी सी देखेंगे तो कहाँ पर आती है, एक बार तो ये देख लेना भाई मैप अच्छे से, नहीं देख लिया तो भी कोई बात नहीं। जब यहाँ से ये चीजें देखेंगे ना, वर्ल्ड मैप वाली वो कहाँ पर गई भाई, हाँ ये जो लिम्पोपो नदी है ना, कांगो रिवर के जस्ट इधर से बहती है भाई, इसके नीचे इस जगह से कुछ इस प्रकार से बहेगी। ये लोकेशन आगे चलकर क्या है भी, थोड़ा सा जूम ज्यादा कर दिया, इतनी ही बात है। कांगो नदी, और कांगो नदी की अब विशेष बात क्या रहती है कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये इसकी मुख्य बात रहेगी भाई लिम्पोपो नदी की। और ये कहाँ कहाँ पर भाई जाती है ये छोड़ देना, और ये इधर से चलेगी 5-7 देशों में बहेगी, और बहने के बाद में हिंद महासागर में गिर जाती है, और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। यही अभी इसका नाम लिम्पोपो, नाम भी थोड़ा सा अजीब है। 4th नंबर की नदी लिम्पोपो नदी, क्या खास बात रहेगी? पहली बात तो ये हिंद महासागर में गिरती है, कोई नहीं पूछेगा भाई, फिर भी थोड़ा बहुत पता ही होना चाहिए, हिंद महासागर में गिरती है। हिंद महासागर में गिरती है। फिर फेमस बात यह रहेगी कि स्टार मार्क अंडरलाइन कुछ भी कर लेना, मकर रेखा को दो बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये आते हैं अभी अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जानकारी। बहुत है भाई, इतनी कोई जानकारी का, या थोड़ा बहुत और भी पढ़े इनके बारे में? बस जी, चलो कोई बात ना जी। अब थोड़ा बहुत है